हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएमएसपी यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा हाल ही में रिलीज़ किए गए इंग्लिश के मॉडल क्वेश्चन पेपर को। यूपीएमएसपी ने मॉडल क्वेश्चन पेपर इसलिए रिलीज़ किया है जिससे आपको एग्ज़ाम में आने वाले पेपर का पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन भी हो जाए और आप इस मॉडल पेपर को सॉल्व करके गिवन टाइम लिमिट में पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर सकें। तो सबसे पहले हम इस पेपर में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। पेपर करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा और आपका पेपर 70 मार्क्स का होगा। इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द स्टूडेंट्स टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। जो शुरू के 15 मिनट्स हैं, जो एक्स्ट्रा 15 मिनट्स आपको दिए जा रहे हैं, ये आपको इसलिए दिए जा रहे हैं जिससे आप क्वेश्चन पेपर को केयरफुली अच्छे से पढ़ लें। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आपका क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए यानी पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। सेक्शन ए जो आपका होगा उसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर्स ऑन द गिवन ओएमआर शीट। ये जो 20 एमसीक्यूज होंगे इनका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा जो आपको अलग से मिलेगी। डू नॉट इरेज, कट और यूज वाइटनर ऑन द ओएमआर शीट। और जो ओएमआर शीट आपको मिलेगी उस पर ना तो आपको लिखने के बाद कुछ इरेज करना है, ना ही उस पर कट करना है, ना वाइटनर यूज़ करना है। इसका खास ध्यान रखिएगा। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन बी जो होगा उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर आपको कॉपी पर देना होगा, जो कॉपी आपको दी जाएगी। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर में हर क्वेश्चन के बाद मार्क्स लिखे होंगे कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने पर कितने मार्क्स मिलेंगे। जिस तरह आपका क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, उसी तरह आपकी सुविधा के लिए मैं इस वीडियो को भी 2 सेक्शंस में बनाऊंगी, 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। आज के वीडियो में हम पार्ट ए जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उसको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट बी के क्वेश्चंस को यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से पहले आप इस ओएमआर शीट को देख लीजिए जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में दी जाने वाली है। क्योंकि आप पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम में ओएमआर शीट यूज़ करने वाले हैं तो आपको उसको भरने के सही इंस्ट्रक्शंस पता होने चाहिए। कुछ इस तरह की ओएमआर शीट आपको एग्ज़ाम में दी जाएगी जिस पर आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे और सही आंसर्स देने के लिए इंस्ट्रक्शंस भी उस पर लिखे होंगे। तो अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को पहले से पढ़ लेंगे तो वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और ओएमआर शीट भरने के इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरह से हैं कि आपको ओएमआर शीट पर केवल काले या नीले बॉल पेन से ही गोले को भरना है। हर प्रश्न का उत्तर ओएमआर शीट में दिए गए क्रमांक के सामने जो गोले बने हुए हैं उसमें से सही गोले पर निशान लगा करके देना है। हर प्रश्न के 4 विकल्प मिलेंगे आपको, उसमें से एक विकल्प सही होगा। मान लीजिए विकल्प सी सही है तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन सी है तो आपको ओएमआर शीट पर नंबर 1 आंसर नंबर 1 के आगे सी वाले गोले को काला करना होगा। ओएमआर पर सभी प्रविष्टियां ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक भरी जाएं, उसमें कटिंग या ओवर राइटिंग कदापि ना करें। ओएमआर पर वाइटनर का प्रयोग ना करें, उसको खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर पत्र का मूल्यांकन नहीं होगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा और पूरा निशान लगाकर दिया जाए जैसा प्रश्न 1 में दिखाया गया है और ये चीज़ अभी मैं आपको बताऊंगी। उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाएं। प्रश्न पत्र सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र के ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ में एक सीरीज भी दी हुई होती है जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में होती है, जैसे AB या WB या WX या BZ, और इसको भी आपको ओएमआर शीट पर शुद्धता के साथ सही जगह पर अंकित करना होगा और उससे संबंधित गोलों को भरना होगा। और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस कक्ष निरीक्षकों के लिए हैं। तो पहले अब आप ये देख लीजिए कि आपको गोले किस तरह से भरने हैं, गोलों को भरने का सही तरीका क्या है।
और सीरीज़ को कहाँ पर आपको लिखना होगा, क्वेश्चन पेपर में जो सीरीज़ दी होती है वो आपको कहाँ भरनी होगी। ये देखिए, ये आपके आंसर्स के लिए नंबर पड़े हुए हैं, आंसर नंबर 1 से लेकर के और 20 तक, यानी 20 क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनके 4 ऑप्शंस होंगे। अभी मैंने आपको बताया था, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी करेक्ट है तो आपको इस सी वाले गोले को काला करना होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 का ए अगर करेक्ट है ऑप्शन तो आपको ए वाले गोले को काला करना होगा। मैं रेड से कर रही हूँ, आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से करना होगा। और क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ को आपको इस जगह भरना होगा। मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है ए बी, तो आपको ए इधर लिखना है, बी इधर लिखना है, ए के नीचे ए वाले गोले को भरना है और बी के नीचे बी वाले गोले को। इस तरह आप सही तरीके से OMR शीट कंप्लीट करेंगे, अपने पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। OMR शीट पर कटिंग नहीं करनी है, वाइटनर यूज़ नहीं करना है और उसको उस पर कुछ भी लिख करके इरेज नहीं करना है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और OMR शीट पर सबसे नीचे यहाँ पर इस बॉक्स में आपको अपने साइन करने होंगे। तो चलिए अब देखते हैं सेक्शन ए में यानी पार्ट ए में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, देखिए लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी ये जो पैसेज है ये एक अनसीन पैसेज है, इसको आपको केयरफुली पढ़ना है और उसके बाद इसके नीचे जो 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं हर क्वेश्चन का आंसर देना है। हर क्वेश्चन के बाद आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे जिनमें से एक ऑप्शन आपका आंसर होगा, एक ऑप्शन सही होगा जो आपका आंसर होगा। तो पहले हम इस पैसेज को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। देखिए पैसेज है, देयर इज़ अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द 2 एक्सट्रीम्स आर अलाइक, द एक्सट्रीम पॉजिटिव and the extreme negative are always similar. When the vibrations of light are too slow, we do not see them, nor do we see them when they are too rapid. So with sound, when very low in pitch, we do not hear it, and when very high, we do not hear it either. Of like nature is the difference between resistance and non-resistance. One man does not resist because he is weak, lazy, and cannot. The other man knows that he can strike an irresistible blow if he likes, yet he not only does not strike but blesses his enemies. The weak who shows non-resistance is oppressed, while the stronger one commits a sin if he offers resistance. एक बार इस पैसेज को पढ़ा, अब हम एक बार और पढ़ करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लिखा है, देयर इज़ अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न। हमारे सीखने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा लेसन है कि इन ऑल मैटर्स, सभी मामलों में, द 2 एक्सट्रीम्स आर अलाइक। अलाइक मीन्स वेरी सिमिलर। जो 2 एक्सट्रीम्स होती हैं, एक्सट्रीम्स मीन्स किसी चीज़ की चरम सीमा, कोई चीज़ जितनी एक्सेप्टेबल है उससे ज़्यादा होना। तो किसी भी चीज़ की दोनों चरम सीमाएं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो आर अलाइक मीन्स आर वेरी सिमिलर, बहुत ही समान होती हैं। The extreme positive and the extreme negative are always similar. किसी भी चीज़ का, चाहे वो एक्सट्रीम पॉजिटिव हो चाहे वो एक्सट्रीम नेगेटिव हो, मतलब जितना एक्सेप्टेबल है उससे ज़्यादा पॉजिटिव होना या उससे ज़्यादा नेगेटिव होना, दोनों ही लगभग सिमिलर होते हैं, दोनों ही लगभग सेम रिजल्ट देते हैं। और वो कैसे देते हैं उसके एग्जाम्पल्स आगे बताए गए हैं। देखिए लिखा है, When the vibrations of light are too slow, we do not see them. जब प्रकाश का जो वाइब्रेशन होता है, जब प्रकाश का जो कंपन होता है वो बहुत ही स्लो अगर होता है तो वी डू नॉट सी देम, तो हम उसको देख नहीं पाते। नॉर डू वी सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड, और ना ही हम उसको तब देख पाते हैं जब वो बहुत ज़्यादा रैपिड मीन्स फास्ट होता है। स्लो का ऑपोजिट होता है रैपिड मीन्स फास्ट। और सो विथ साउंड, और इसी तरह से साउंड के साथ भी होता है, ध्वनि के साथ भी होता है। व्हेन वेरी लो इन पिच, जब ध्वनि बहुत ही लो पिच में होती है, वी डू नॉट हियर इट, हम उसको सुन नहीं पाते। एंड व्हेन वेरी हाई, और जब वो बहुत हाई पिच में होती है, वी डू नॉट हियर इट ईदर, तब भी हम उसको सुन नहीं पाते। ऑफ लाइक नेचर इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड नॉन रेजिस्टेंस,
और इसी तरह का जो डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस और नॉन रेजिस्टेंस के बीच में है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस समझ में आ जाएगा तो आपको नॉन रेजिस्टेंस भी समझ में आ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द एक्शन ऑफ अपोजिंग समथिंग दैट यू डिसएग्री विथ। अगर आप किसी चीज़ के साथ डिसएग्री हैं या किसी चीज़ को पसंद नहीं करते या किसी चीज़ का अपोज करना चाहते हैं तो उसका अपोज करना रेजिस्टेंस कहलाता है, और जिसको हम हिंदी में प्रतिरोध करना बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और नॉन रेजिस्टेंस मतलब अप्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस और नॉन रेजिस्टेंस के बीच में भी जो डिफरेंस है वो इसी तरह का डिफरेंस है। वन मैन डज नॉट रेजिस्ट बिकॉज ही इज़ वीक, लेजी एंड कैन नॉट। एक व्यक्ति इसलिए प्रतिरोध नहीं करता, किसी चीज़ को विरोध नहीं करता क्योंकि वो वीक है, कमज़ोर है, लेजी मीन्स आलसी है, या कैन नॉट या वो कर ही नहीं सकता। एंड द अदर मैन, और दूसरा व्यक्ति, नोज, ये जानता है दैट ही कैन स्ट्राइक एन इररेजिस्टिबल ब्लो इफ़ ही लाइक्स, कि अगर वो चाहे तो इररेजिस्टिबल ब्लो मतलब बहुत ही इररेजिस्टिबल मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लो कर सकता है, स्ट्रॉन्ग प्रहार कर सकता है, इफ़ ही लाइक्स अगर वो चाहे तो। येट ही नॉट ओनली डज नॉट स्ट्राइक बट ब्लेसेस हिज एनिमीज। फिर भी वो नॉट ओनली डज नॉट स्ट्राइक, न केवल वो प्रहार नहीं करता बल्कि अपने एनिमीज़ को, अपने शत्रुओं को ब्लेस भी करता है, उनको प्रोटेक्ट भी करता है। तो ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। द वीक हु शोज नॉन रेजिस्टेंस इज ऑप्रेस्ड। एक कमज़ोर व्यक्ति जो कि नॉन रेजिस्टेंस दिखाता है, अप्रतिरोध दिखाता है, वो ऑप्रेस्ड कहलाता है, उत्पीड़ित कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर होने के कारण नॉन रेजिस्टेंस दिखा रहा है या किसी चीज़ को अपोज नहीं कर पा रहा है तो वो उत्पीड़ित कहलाएगा। वाइल द स्ट्रॉन्गर वन, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्ट्रॉन्ग है, अगर वो स्ट्रॉन्ग होने के कारण रेजिस्टेंस कर रहा है, किसी चीज़ का प्रतिरोध कर रहा है, तो वो सिन मीन्स पाप करता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के दो एक्सट्रीम्स जो हैं, चाहे वो एक्सट्रीम पॉजिटिव हो चाहे वो एक्सट्रीम नेगेटिव हो, दे आर ऑलवेज सिमिलर इन नेचर, दे ऑलवेज गिव द सेम रिजल्ट। अब इस पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। हम किसी साउंड को नहीं सुन पाते अगर इट इज़ टू लो, अगर ये बहुत लो होती है, इट इज़ टू हाई, अगर ये बहुत हाई होती है, इट इज़ टू नॉइजी, ये बहुत नॉइजी होती है, या बोथ ए एंड बी, ये हाई और बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो होती है, दोनों ही स्थितियों में। तो इसका आंसर आई होप कि आपको पता होगा कि आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। दिस इज़ द आंसर। वी आर अनेबल टू हियर साउंड इफ़ इट इज़ टू लो एंड इफ़ इट इज़ टू हाई। इन दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों स्थितियों में हम किसी साउंड को नहीं सुन पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स। एक ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब बताना है कि इसका मतलब क्या है। टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन द एक्सट्रीम नेगेटिव, एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव से ज़्यादा अच्छा होता है, या एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, या वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशंस, दोनों ही सिचुएशंस में हमको लगभग सेम रिजल्ट मिलता है, या ऑल ऑफ द अबव, या इनमें से सभी ऊपर के ऑप्शन सही हैं। तो आई होप कि आपको आंसर इसका समझ में आ रहा होगा। द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशंस। किसी भी चीज़ के जो दो एक्सट्रीम्स होते हैं, उन दोनों एक्सट्रीम्स में, चाहे वो एक्सट्रीम पॉजिटिव हो चाहे वो एक्सट्रीम नेगेटिव हो, उन दोनों ही सिचुएशंस में हमको सेम रिजल्ट मिलता है, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर बताया गया था, इस जगह पर एग्जाम्पल में बताया भी गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वर्ड इन द पैसेज इज ऑपोजिट ऑफ स्लो। इसका आंसर तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे, अभी मैंने आपको बताया भी था कि रैपिड इज द वर्ड दैट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ स्लो। स्लो का ऑपोजिट होता है रैपिड या फास्ट। तो यहाँ पर रैपिड दिया हुआ है जो कि पैराग्राफ में, इस पैसेज में यूज़ किया गया है, और वो कहाँ पर यूज़ किया गया है, इस जगह पर।
ये वर्ड स्लो का ऑपोजिट है। तो ये 3 क्वेश्चंस अनसीन पैसेज पर बेस्ड थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको क्या करना है, चूज़ करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। जो ऑप्शंस हैं उसमें से सही ऑप्शन सेलेक्ट करके आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वर्ब भरनी है, आई डैश देयर विद माय पेरेंट्स। इसमें नीचे ऑप्शंस में वर्ब्स दी हुई हैं, सही वर्ब फिल करके सही सेंटेंस बनाना है। तो हम सारी वर्ब को एक एक करके यूज़ करते हैं और देखते हैं कि क्या उससे सही सेंटेंस बन रहा है, कौन किस वर्ब से हम सही सेंटेंस बना पा रहे हैं। पहला ऑप्शन है आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स। मैं वहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ जाऊँगा या जाऊँगी। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बन गया, ये जो कि सही है। दूसरा है आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स। मैं अपने पिता के साथ वहाँ गई। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और जो सही है। आई हैड गॉन देयर विद माई पेरेंट्स। मैं अपने पिता के साथ वहाँ जा चुकी थी, जो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है और ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। ये हमारा सही ऑप्शन है जो कि आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। अगर आप नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्या हैं या आप क्या कहलाएंगे। 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इनमें से एक वर्ड ऐसा है जो इसको सब्स्टिट्यूट करता है। अगर आप नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इनमें से एक वर्ड को यूज़ कर सकते हैं कि आप वो कहलाएंगे। तो पहले हम चारों वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में जो वर्ड दिया हुआ है वो है कॉशियस। कॉशियस का हिंदी मीनिंग होता है सतर्क या सावधान, और इंग्लिश मीनिंग में हम कह सकते हैं कि अ पर्सन हु एक्ट्स वेरी केयरफुली इन ऑर्डर टू अवॉइड पॉसिबल डेंजर। पॉसिबल डेंजर को यानी खतरे को अवॉइड करने के लिए जो व्यक्ति बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी से काम करे उसे बोलते हैं कॉशियस। दूसरा वर्ड जो दिया हुआ है वो है कॉन्शियस। कॉन्शियस का हिंदी में अर्थ होता है सचेत। अ पर्सन हु नोटिस और हु रियलाइज व्हाट इज़ हैपनिंग, हु इज़ अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो जागरूक हो, जो सचेत हो कि आसपास क्या हो रहा है। और थर्ड वर्ड है केयरलेस। केयरलेस वर्ड आप लोगों को अच्छे से पता होगा। केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह। अ पर्सन हु डज नॉट पे इनफ अटेंशन टू व्हाट ही इज़ डूइंग। एक ऐसा व्यक्ति जो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता कि वो क्या कर रहा है, उसे लापरवाह बोलते हैं। और लास्ट वर्ड है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। मीन्स अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड और हु वांट्स टू नो मोर अबाउट समथिंग। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। इसका सब्स्टिट्यूशन होगा क्यूरियस। अ पर्सन हु वांट्स टू नो मोर अबाउट थिंग्स। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, अगर आप नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जिज्ञासु हैं, जिज्ञासु कहलाएंगे, और इंग्लिश में उसे बोलते हैं क्यूरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। और ये वर्ड क्लस्टर्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो है लव्स, माई, टू, शेयर, टॉयज, ब्रदर एंड हिज। तो आपको सेंटेंस फ्रेम करना बताया गया होगा। आपने ट्रांसलेशन करते समय सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा होगा, सेंटेंसेस को फ्रेम करना सीखा होगा। सेंटेंस को जब हम फ्रेम करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है। तो इन वर्ड्स में कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिसकी मीनिंग आपको पता ना हो। लव्स मीन्स पसंद करता है या प्यार करता है। माई मीन्स मेरा। टू एक प्रेपोजिशन है। शेयर करना मतलब बांटना। टॉयज मीन्स खिलौने। ब्रदर मीन्स भाई। और हिज मीन्स अपने या अपना। तो शेयर करना ये वर्ब है। कौन शेयर करता है या कौन शेयर करना पसंद करता है, तो कौन या किसने का आंसर जो हमें मिलता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम सेंटेंस जो बनाएंगे उसमें सब्जेक्ट होगा माय ब्रदर, मेरा भाई।
और उसके बाद फिर वर्ब आएगी जो है लव्स, पसंद करता है, माई ब्रदर लव्स। अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्या पसंद करता है, टू शेयर हिज टॉयज, अपने खिलौनों को शेयर करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द आंसर, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। नीचे 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा मिस स्पेल्ड है, यानी जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, वो हमारा आंसर होगा। इन 4 वर्ड्स में पहला वर्ड है अबंडेंस। अबंडेंस की स्पेलिंग होती है ABUNDANCE, जिसका अर्थ होता है अधिकता या प्रचुरता। सेकेंड वर्ड है अटेंडेंस, ATTENDANCE, और इसकी मीनिंग होती है उपस्थिति। थर्ड वर्ड है एक्सेप्टेंस, ACCEPTANCE, एक्सेप्टेंस मीन्स स्वीकृति। और फोर्थ वर्ड है एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मीन्स जान पहचान या परिचय, ACQUAINTANCE। ये चारों वर्ड्स ANCE इस सफिक्स से बनने वाले वर्ड्स हैं, जिसमें से आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट वर्ड जो लिखा हुआ है अबंडेंस, इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसलिए ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा है जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो हमारा आंसर है अबंडेंस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ही जम्प्ड डैश द वेल टू सेव द ड्राउनिंग गर्ल। वह ड्राउनिंग गर्ल यानी डूबती हुई लड़की को सेफ यानी बचाने के लिए वेल में मीन्स कुएं में कूदा। तो यहाँ पर नीचे 4 प्रेपोजिशंस दी हुई हैं, इनमें से आपको सही प्रेपोजिशन यूज़ करनी है। मे के लिए या तो आप इन यूज़ करते हैं या इनटू यूज़ करते हैं, फ्रॉम और एट यूज़ नहीं करते। अब इन और इनटू में क्या डिफरेंस है, अगर कोई चीज़ पहले से किसी चीज़ के अंदर है तो मे के लिए हम इन यूज़ करेंगे, अगर कोई चीज़ गति से किसी चीज़ के अंदर जा रही है तो हम प्रेपोजिशन इनटू लगाते हैं। तो यहाँ पर वह कुएं में कूदा, तो वो जब कूदेगा तो मोशन होगा, तो इसके लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, इनटू। ये हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके प्रोज सेक्शन से आएंगे, जो कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। एक पैसेज इस तरह का पेपर में दिया होगा और 2 क्वेश्चंस उस पर बेस्ड आएंगे, जिनके आंसर आपको पैसेज को पढ़ने के बाद देने होंगे। यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है वो है, आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. ये पैराग्राफ आपके प्रोज के चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से लिया गया है। एन फ्रैंक जो कि एक 13 ईयर ओल्ड ज्यूइश गर्ल थी और उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अपनी फैमिली के साथ एम्स्टर्डम में छुपकर रहना पड़ा था, और क्योंकि वहाँ पर उसका कोई क्लोज फ्रेंड, कोई रियल फ्रेंड नहीं था, तो उसने डायरी लिखना शुरू किया और अपनी डायरी को एक नाम भी दिया, किटी। इसी डायरी में उसने अपनी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बताया। उसी में उसने अपने मैथ्स टीचर के बारे में भी बताया, जिनका नाम था मिस्टर कीसिंग। मिस्टर कीसिंग उसकी ज़्यादा बात करने की आदत के कारण उससे नाराज़ रहा करते थे और एज अ पनिशमेंट उसको एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन किया करते थे। और उस होमवर्क में वो क्या करते थे, उसको चैटर बॉक्स जैसे टॉपिक पर ऐसे लिखने को दिया करते थे। तीसरी बार जब उन्होंने चैटर बॉक्स के टॉपिक पर उसको ऐसे लिखने के लिए बोला, तो एन फ्रैंक ने एक व्यंग्यात्मक पोएम, एक कविता लिखी और उसका सकारात्मक प्रभाव मिस्टर कीसिंग पर पड़ा, और उसके बाद उन्होंने उसको बात करने के लिए कभी नहीं टोका। तो ये जो पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, ये इस लेसन का लास्ट पैराग्राफ है। और इस पैराग्राफ में एन फ्रैंक ने लिखा है कि आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता समाप्त की, एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और ये सुंदर कविता थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन, ये एक माँ बतख और एक फादर स्वैन मीन्स पिता हंस के बारे में थी, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके 3 बच्चे थे, हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, जिनको उनके पिता ने
मार दिया था बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक करते थे यानी बहुत ज़्यादा बोलते थे। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, भाग्य से मिस्टर कीसिंग ने इस जोक को, मेरे इस मजाक को सही अर्थ में लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने पोएम को क्लास को पढ़कर सुनाया। एडिंग हिज ओन कॉमेंट्स, अपनी टिप्पणी भी की। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी क्लासेस में भी उसको पढ़कर सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तब से मुझे बात करने की अनुमति मिल गई। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी असाइन नहीं किया गया। अब इस पैराग्राफ पर बेस्ड पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, इन एन्स पोएम द डकलिंग्स एंड फादर स्वान सिंबलाइज। एन की जो पोएम है, जो एन ने पोएम लिखी थी, उसमें डकलिंग्स और फादर स्वान किसको सिंबलाइज करते हैं? तो क्योंकि एन ने एक व्यंग्यात्मक कविता लिखी थी और वो व्यंग मिस्टर कीसिंग के ऊपर था, जो उसको बात करने के कारण पनिशमेंट दिया करते थे। तो ये जो फादर स्वान है, जो जिसने बात करने के कारण पनिशमेंट के रूप में अपने बेबी डकलिंग्स को मार दिया, वो फादर स्वान मिस्टर कीसिंग है। और बेबी डकलिंग्स किसको सिंबलाइज कर रहा है? एन फ्रैंक को। तो इसका आंसर होगा एन एंड मिस्टर कीसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड एन एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। मिस्टर कीसिंग एंड फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करते थे, क्यों? बिकॉज ऑप्शंस हैं, ही हेटेड हर, वो उससे घृणा करते थे। एंड वॉज पुअर इन मैथ्स, एंड मैथ्स में पुअर थी। एंड हैड मिसबिहेव्ड विद हिम, एन ने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया था। या एन टॉक्ड टू मच इन द क्लास, या एन क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी। तो इसका आंसर आई होप कि आपको अच्छे से पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज एन टॉक्ड टू मच इन द क्लास। एन क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी, इसलिए मिस्टर कीसिंग उसको एज अ पनिशमेंट एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और 11 से 13 तक जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस तरह के होंगे? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एमसीक्यूज ही होंगे जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। और ये 3 क्वेश्चंस आपके प्रोज के चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, मंडेला पास्ट डैश ईयर्स इन जेल, 27, 32, 30 और 29। मंडेला ने कितने साल जेल में बिताए थे? और इसका आंसर है 27। मंडेला पास्ट 27 ईयर्स इन जेल। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, महाशीर इज अ डैश फाउंड इन कूर्ग। ये कूर्ग लेसन से लिया गया है और इसमें महासीर एक नाम दिया गया है और पूछा गया है कि ये क्या है। तो आपने लेसन अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा दैट महासीर इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। महासीर एक बड़ी सी ताज़े पानी की मछली है जो कि कूर्ग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बस कंडक्टर वॉज अ डैश मैन। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर मैडम राइट्स द बस से लिया गया है और इसमें बस कंडक्टर के बारे में बताना है कि वो किस तरह का व्यक्ति था। ऑप्शंस हैं रूड, जॉली, सेल्फिश या स्ट्रेंज। और अगर आपने लेसन पढ़ा है तो आपको पता होगा दैट द बस कंडक्टर वॉज अ जॉली पर्सन, वॉज अ जॉली मैन। जॉली मीन्स हंसमुख स्वभाव का। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 पोएट्री से एक स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। पोएट्री में जो पोएम्स हैं उनमें से किसी भी पोएम का एक स्टैंजा दिया होगा, उन पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर आपको स्टैंजा को पढ़ने के बाद समझकर देने होंगे। तो यहाँ पर जो स्टैंजा दिया गया है वो है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। ये स्टैंजा आपकी पोएम अमेंडा से लिया गया है जिसके राइटर हैं रॉबिन क्लीन। इन लाइंस में बोला गया है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, अमेंडा अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, हंच मीन्स बेंड, मोड़ना, अपने कंधों को मत मोड़ो अमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, अमेंडा स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मीन्स ड्रूपिंग, झुक कर बैठना, झुककर बैठना बंद करो एंड सिट अप स्ट्रेट और सीधे बैठो अमेंडा।
तो ये जो लाइंस हैं ये अमेंडा के पेरेंट्स ने अमेंडा से बोली हैं, और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को देते रहते हैं जिससे कि उनकी आदतें ख़राब ना हो, उनकी आदतों में सुधार हो। तो इस स्टैंजा पर बेस्ड पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइंस। इन लाइंस में स्पीकर यानी इन लाइंस को बोलने वाला व्यक्ति कौन है। और ऑप्शंस है अमेंडा, हर पेरेंट्स, हर फ्रेंड्स और हर नेबर्स। इन चार में से आपको बताना है कि इन लाइंस को जिसने बोला है वो व्यक्ति कौन है। तो अभी मैंने जैसा आपको बताया, आप समझ चुके होंगे कि ये जो लाइंस हैं वो उसके पेरेंट्स ने अमेंडा से बोली हैं। तो आंसर इज ऑप्शन बी, हर पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। जो वक्ता है, जो बोलने वाला व्यक्ति है, वो इस तरह से बोल रहा है क्यों? बिकॉज। ऑप्शंस हैं अमेंडा इज एन अनरूली गर्ल, अमेंडा रिमेन्स अनटाइडी, इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमेंडा बिहेव बेटर, और ही वॉन्ट्स टू स्कोल्ड अमेंडा। ऑप्शंस में आए हुए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग देख लीजिए जिससे आपको आंसर देने में आसानी हो। अनरूली मीन्स डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, उद्दंड या उपद्रवी। अनटाइडी मीन्स अस्त व्यस्त, और स्कोल्ड मीन्स डांटना। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पीकर अमेंडा से इस तरह से क्यों कहता रहता है? क्योंकि अमेंडा एक उपद्रवी लड़की है, या अमेंडा अस्त व्यस्त रहती है, या इंस्ट्रक्शंस से अमेंडा का बिहेवियर बेटर हो सकता है, या फिर वो अमेंडा को डांटना चाहता है। तो आई होप कि आंसर आपको पता चल चुका होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमेंडा बिहेव बेटर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, वो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस बच्चों को इसलिए दिया करते हैं जिससे कि उनका बिहेवियर बेटर हो सके। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें क्या पूछा जाएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके सप्लीमेंट्री से होंगे। सप्लीमेंट्री के चैप्टर्स से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 20 तक। और याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चंस, उनका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना है। और पार्ट बी जो इसके बाद क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर आपको जो कॉपी मिलेगी उस पर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज। ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट बना करके रखना एक लालच सा हो गया था। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सप्लीमेंट्री के फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से लिया गया है। जो आपने पढ़ा होगा कि मिस्टर हैरियट जो कि एक वेटरिनरी सर्जन थे, उन्होंने ट्रिकी का ट्रीटमेंट किया था। और जब वो ट्रिकी के ट्रीटमेंट के लिए उसको अपने क्लिनिक ले गए थे तो ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस थी मिसेस पम्फ्री, वो उसके लिए बहुत सारी डेलिकेसीज, बहुत सारी ईटेबल्स, बहुत सारी खाने की वस्तुएं भेजा करती थी। और मिस्टर हैरियट ट्रिकी को कुछ भी खाने को नहीं देते थे। उन सारी चीज़ों का आनंद वो खुद और उनके साथी उठाते थे। तो इस कारण से उनके मन में एक लालच सा आ गया था कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाकर रख लिया जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा है कि ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट बनाकर रखने का टेम्पटेशन यानी लालच मिस्टर हैरियट के मन में क्यों आ गया था। और ऑप्शंस तो जो दिए गए हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 1, मिसेस पम्फ्री डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक। मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को वापस नहीं ले जाना चाहती थी। या ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, ट्रिकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा था। या ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, या ट्रिकी की सेहत में तेजी से सुधार नहीं हो रहा था। या मिसेस पम्फ्री सेंट अ लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट द डॉक्टर एंजॉयड, या मिसेस पम्फ्री जो कि ट्रिकी की मालकिन थी वो बहुत सारी ईटेबल्स, बहुत सारी खाने की वस्तुएं भेजती थी जिसको कि डॉक्टर एंजॉय करता था। तो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ और आपको इसका आंसर पता चल चुका होगा दैट मिसेस पम्फ्री सेंट अ लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट द डॉक्टर एंजॉयड। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। Question number 17 is अनिल taught हरि सिंह टू। अनिल हरि सिंह को क्या सिखाता था? ये जो क्वेश्चन है ये आपके सप्लीमेंट्री के सेकेंड चैप्टर द थीफ स्टोरी से लिया गया है जिसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। हरि सिंह एक थीफ है
जो अनिल को लूटने के इरादे से अनिल के घर में रहने गया था, और जब वो उसके घर में रह रहा था एज अ सर्वेंट, तो अनिल उसको क्या सिखाया करता था। और ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए, कुक एंड राइट, खाना पकाना और लिखना। ऑप्शन बी, कुक, राइट एंड ऐड नंबर्स, खाना पकाना, लिखना और नंबर्स ऐड करना। ऑप्शन नंबर सी, राइट, लिखना, या ऑप्शन डी, कुक एंड ऐड नंबर्स, खाना पकाना और नंबर्स ऐड करना। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कुक, राइट एंड ऐड नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज द बुक गिफ्टेड टू ए ब्राइड बाय हिज मदर वॉज। रिचर्ड ए ब्राइट को उनकी माँ ने एक बुक गिफ्ट की थी, वो कौन सी बुक थी। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सप्लीमेंट्री के लेसन 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट से लिया गया है, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ये चैप्टर एक महान साइंटिस्ट रिचर्ड ब्राइट के बारे में है, जिनकी माँ बचपन में उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया करती थी, बहुत इनकरेज करती थी, और इसीलिए उन्होंने रिचर्ड ब्राइट को एक बुक गिफ्ट की थी, और उस बुक का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, द हिस्ट्री ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज या द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। तो वो बुक जो उनकी माँ ने उनको गिफ्ट की थी उसका नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, यानी ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब्स मटिल्डा। नीचे कुछ कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं और इन कॉम्बिनेशंस को पढ़कर आपको ये बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन मटिल्डा को डिस्क्राइब करता है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सप्लीमेंट्री के 7th लेसन द नेकलेस से लिया गया है, जो कि एक मिडिल क्लास लेडी मटिल्डा की स्टोरी है, जो बहुत ही प्रिटी थी, बहुत फैशनेबल थी और बहुत एम्बिशियस भी थी, बहुत महत्वाकांक्षी थी। लेकिन क्योंकि वो एक क्लर्क की फैमिली में पैदा हुई थी, एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी, तो उसकी शादी भी एक क्लर्क से हो जाती है, तो वो बहुत दुखी रहा करती थी। एक बार जब उसके हस्बैंड को किसी मिनिस्टर के यहाँ पार्टी का इनविटेशन मिला, तो क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कोई अच्छे ड्रेस या अच्छी ज्वेलरी नहीं थी, तो वो और ज़्यादा दुखी हो गई। तो उसके हस्बैंड ने उसको 400 फ्रैंक्स ड्रेस खरीदने के लिए दे दिए, लेकिन ज्वेलरी खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था, बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत थी। तो उसके हस्बैंड ने उसको सजेशन दिया कि वो अपनी एक फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के पास जाकर उनसे ज्वेलरी उधार ले ले। मटिल्डा ने ऐसा ही किया और उसने मैडम फॉरेस्टियर का एक नेकलेस उधार ले लिया, जो उसको लग रहा था कि डायमंड का नेकलेस है, और पार्टी ख़त्म होने के बाद उसको पता चला कि वो नेकलेस उससे खो गया है। तो उसने 36,000 फ्रैंक का एक नेकलेस ख़रीद कर मैडम फॉरेस्टियर को वापस कर दिया, लेकिन वो 36,000 जो फ्रैंक्स थे उसमें से 18,000 फ्रैंक्स जो कि उसके हस्बैंड के पास कुल संपत्ति थी, कुल पैसा था, वो थे, और 18,000 फ्रैंक्स उनको उधार लेने पड़े। और इस लोन के कारण, इस कर्ज के कारण मटिल्डा का पूरा जीवन बदल गया। वो लोग गरीब हो गए और उनको अपने सारे मेड्स हटाने पड़ गए। मटिल्डा को पूरे घर का काम खुद करना पड़ता था, और घर का काम करते करते उसकी पूरी ब्यूटी, उसकी सुंदरता भी चली गई। और इस लोन को चुकाने में उनको 10 साल लग गए। 10 साल के बाद जब मैडम फॉरेस्टियर एक बार उसको कहीं मिली, तब उसको पता चला कि जो नेकलेस उन्होंने उसको उधार दिया था, जो नेकलेस मटिल्डा ने उनसे लिया था, वो आर्टिफिशियल था, वो ओरिजिनल नहीं था, और उसकी कीमत केवल 500 फ्रैंक्स थी। तो इस तरह कुछ देर की खुशी के लिए, अपनी मूर्खतापूर्ण इच्छाओं को पूरा करने के लिए मटिल्डा ने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। अब आपको ये जो कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, इन कॉम्बिनेशंस में से बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन मटिल्डा को डिस्क्राइब कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है रिच, ब्यूटीफुल, फैशनेबल। तो इसमें ये दो जो ऑप्शंस हैं, ब्यूटीफुल और फैशनेबल, ये तो मटिल्डा को डिस्क्राइब कर रहे हैं, पर वो रिच नहीं थी, तो ये ऑप्शन गलत है। बी है फैशनेबल, एम्बिशियस और मिडिल क्लास। तो मटिल्डा फैशनेबल भी थी, एम्बिशियस भी थी और मिडिल क्लास भी थी, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शंस भी देख लीजिए, एम्बिशियस, मिडिल क्लास या सेटिस्फाइड। तो मटिल्डा एम्बिशियस तो थी, मिडिल क्लास भी थी, पर सेटिस्फाइड नहीं थी।
और लास्ट जो ऑप्शन है रिच, डिससेटिस्फाइड एंड एम्बिशियस, तो इसमें ये 2 ऑप्शन तो मटिल्डा को डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिससेटिस्फाइड और एम्बिशियस, पर वो रिच नहीं थी। यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैशनेबल, एम्बिशियस और मिडिल क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को स्कूल भेजा गया क्यों? क्योंकि ऑप्शंस हैं हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, उसके पिता को विवश होना पड़ा ऐसा करने के लिए, या ऑप्शन बी हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड, उसकी माँ चाहती थी कि वो शिक्षा प्राप्त करे, या ऑप्शन सी एवरीबडी एल्स सेंट हिज डॉटर्स टू स्कूल, हर व्यक्ति अपने बेटियों को स्कूल भेजता था, या इट वॉज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, या उसके विवाह के लिए ऐसा ज़रूरी था। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सप्लीमेंट्री के 9th लेसन भोली से लिया गया है, जिसके राइटर हैं के अब्बास। शॉर्ट में मैं आपको इस लेसन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो लेसन है ये एक भोली नाम की लड़की की स्टोरी है जिसका असली नाम था सुलेखा। बचपन में एक बार कॉट से यानी चारपाई से गिर जाने के कारण उसके ब्रेन में चोट आ गई, जिसके कारण उसके ब्रेन पर तो असर पड़ा ही, साथ वो हकलाने लगी। इसके अलावा उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स थे, चेचक के निशान भी थे, तो वो देखने में भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और इस कारण उसके माता पिता को उसकी मैरिज की, उसकी शादी की बहुत चिंता रहती थी। जबकि उसके बाकी जो भाई बहन थे वो सब हेल्दी थे। वो कुल मिलाकर के 7 भाई बहन थे, जिनमें 4 बहनें और 3 भाई थे। उसके पिता मिस्टर रामलाल एक नंबरदार थे, एक रेवेन्यू ऑफिशियल थे, एक राजस्व अधिकारी थे। एक बार गांव में जब कोई प्राइमरी स्कूल खुला तो उसके इनॉग्रेशन के लिए तहसीलदार साहब आए। तहसीलदार ने जब रामलाल से अपनी बेटियों को स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए कहा तो रामलाल को उनकी बात माननी पड़ी, लेकिन उसकी वाइफ ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर उनकी बेटियां पढ़ लिख जाएंगी तो कोई भी लड़का उनकी बेटियों से शादी नहीं करेगा। और क्योंकि भोली की मैरिज के चांसेस बहुत कम थे, वो देखने में भी अच्छी नहीं थी, उसका ब्रेन भी डैमेज कुछ हो चुका था, तो इसलिए उसकी वाइफ ने सजेशन दिया कि भोली को स्कूल में एडमिशन दिला दिया जाए। और स्कूल में एडमिशन लेने के बाद उसको एक ऐसी टीचर मिली जिन्होंने उसको इतना इनकरेज किया, इतना इंस्पायर किया कि वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट गर्ल में, कॉन्फिडेंट लेडी में बदल गई और बाद में जाकर वो उसी स्कूल में टीचर बन गई। तो इस तरह से एजुकेशन के कारण और एक टीचर के इंस्पिरेशन के कारण, उनके मोटिवेशन के कारण एक ऐसी लड़की जिसको कि बचपन में भोली यानी सिम्पलेटन मीन्स बुद्धू बोला जाता था, वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट गर्ल में चेंज हो गई। यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को स्कूल क्यों भेजा गया? और आई होप कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट। हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, उसके पिता को ऐसा करने के लिए विवश होना पड़ा क्योंकि तहसीलदार साहब ने उनसे अपनी बेटियों का एडमिशन स्कूल में कराने के लिए कहा था। तो ये थे वो 20 MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको इस तरह की OMR शीट पे देने होंगे। इस वीडियो में इतना ही। मॉडल क्वेश्चन पेपर के पार्ट बी यानी सेकेंड पार्ट, जिसमें आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें।